हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 7 कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर दिया है जिसके अंदर हम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है कॉस्टिंग की वो हमने समझा था। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम दो तरीके से हो सकती है, नॉन इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, दोनों की बुक्स अलग अलग मेंटेन की जाती है। जबकि इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है उसमें कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक साथ ही मेंटेन किया जाता है, एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं। यहाँ पर हम इंटीग्रेटेड सिस्टम इस पार्ट के अंदर कवर अप करने वाले हैं। होपफुली अपने पार्ट 1 जो है वो अच्छे से देख लिया होगा। उसके अंदर हमने नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम समझा था और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, इलस्ट्रेशंस, दो इलस्ट्रेशंस थे वो समझे थे। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ जो पूरी एंट्रीज थी वो हमने इन डिटेल कवर अप किया था। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग अलग रखा जाता है। उस वजह से वहां पर क्या होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में हमने जो समझा वो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट आप अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स में पढ़ते हैं। तो कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स जब अलग बनाते हैं तो उस केस में कॉस्ट अकाउंट्स जब बनाते हैं तो उसमें बैलेंस शीट की कोई आइटम्स नहीं होती, उसके कोई लेजर्स नहीं होते हैं। तो उसकी जगह पर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यूज किया जाता है, राइट। तो जो भी डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट करनी है, डबल एंट्रीज कंप्लीट करनी है, उसके लिए वो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का यूज किया जाता है। बाकी मटेरियल परचेस के लिए मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या फिर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP जो उसमें मटेरियल इश्यू करते हैं, लेबर वगैरह जाता है, ओवरहेड्स जाता है, उसका अकाउंट बनता है। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट बनता है जिसमें फिनिश गुड्स बन के आते हैं और जिस उसमें से जो सेल किया जाता है। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अकाउंट्स बनते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, जितना सेल किया उसका हो सकता है। बाकी वेजेस कंट्रोल अकाउंट बन सकते हैं। और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाया जाएगा ताकि डबल एंट्री सिस्टम अच्छे से कर सके। वो ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया है। वो जो जर्नल एंट्रीज है, लेजर पोस्टिंग है, वो इंपॉर्टेंट है, वो हम इस इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में भी उसका यूज करने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आपने वो पार्ट देख लिया होना चाहिए या फिर यहां तक का आपने ऑलरेडी मॉड्यूल में से या फिर कहीं से भी अपने आप पढ़ लिया होना चाहिए, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। हम इस पार्ट के अंदर इंटीग्रेटेड सिस्टम कवर अप करने वाले हैं और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो कवर अप करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम पेज नंबर 7.19 पर दिया हुआ है। इंटीग्रेटेड या फिर इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों ही एक ही साथ मेंटेन किए जाते हैं, एक ही बुक्स बनाई जाती है। तो जो जर्नल एंट्रीज होगी उसके लिए हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना है तो हमारे पास बैलेंस शीट के आइटम्स यहाँ पर है, हमारे पास उसके भी लेजर्स अवेलेबल है जो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। इसीलिए हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करते थे। यहाँ पर जो भी डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक है, राइट, या फिर कैश बैंक जो भी है, कैपिटल अकाउंट है, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट है, वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट करने के लिए हम कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम जो रिस्पेक्टिव अकाउंट होगा बैलेंस शीट आइटम का, राइट, वही यूज करेंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम में, क्योंकि यहां पर कॉस्ट एज वेल एज फाइनेंशियल दोनों ही साथ में मेंटेन किया जाता है, राइट। तो जो हमने परचेस, फॉर एग्जांपल परचेस अगर करते थे तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम क्या एंट्री करते थे? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, या फिर सीधा ही स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहां पर मटेरियल कंट्रोल या स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का यूज किया जाएगा, बट कॉस्ट लेजर कंट्रोल की जगह पर कैश, बैंक या फिर क्रेडिटर वर्ड यूज किया जाएगा। उसका अकाउंट में एंट्री पास की जाएगी, क्योंकि या तो पेमेंट कर दिया है या फिर पेमेंट करना बाकी है। पेमेंट कर दिया है तो कैश एंड बैंक आएगा, पेमेंट करना बाकी है तो क्रेडिटर्स आएगा। तो यहां पर जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसमें हमारे पास जो कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, फिक्स्ड एसेट्स जैसे अकाउंट्स नहीं थे वो अवेलेबल है। तो डबल एंट्री सिस्टम हम उसी में करेंगे। बाकी जो जर्नल एंट्रीज हमने समझी है वो एज इट इज यहां पर एप्लीकेबल है। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में जो जर्नल एंट्रीज हमने समझी है वो यहां पर ऐसे ही होगा। यहां पर परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ऐसा, हाँ, सेल्स अकाउंट वर्ड यूज होगा, बट परचेस अकाउंट या WIP, फिनिश गुड्स, वो सारे अकाउंट्स यूज होंगे। परचेस की जगह पर यहां पर हम स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज करेंगे। WIP, फिनिश गुड्स के अकाउंट जो नहीं बनाते हैं नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंट में, वो यहां पर हम बनाएंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड्स, वो सारी चीजें एज इट इज रहेगी।
समझ में आ रहा है। बट जहां जहां पर कॉस्ट लेजर, कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करते थे, उसकी जगह पर जो रिस्पेक्टिव अकाउंट होगा वो यहां पर हमें डेबिट या क्रेडिट करना रहेगा। बाकी जर्नल एंट्रीज एज इट इज रहेंगे, वो हम क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में फाइनेंशियल और कॉस्ट दोनों ही अलग अलग मेंटेन किए जाते हैं, इसीलिए वहां पर रिकंसिलिएशन करना रहता है, डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। जबकि इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम दोनों ही एक ही साथ बनाएंगे तो यहां पर डुप्लीकेशन कम हो जाएगा, रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो ये कंपैरेटिवली बेनिफिशियल रहता है, राइट। तो यहां पर हम इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम है जो बुक में दिया है वो पढ़ते हैं, समझते हैं। Integrated accounts is the name given to a system of accounting whereby cost and financial accounts are kept in the same set of books. Obviously, then there will be no separate sets of books for costing and financial records. यहाँ पर दोनों ही एक ही साथ मेंटेन किया जाएगा, सेम सेट ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग अलग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में नहीं रखा जाएगा। Integrated accounts provide or meet out fully the information requirement for costing as well as financial accounts. For costing, it provides information useful for ascertaining the cost of each product, job, process, and operation of any other identifiable activity, and for carrying necessary analysis. Integrated system होगा तो उसमें जो costing के लिए हमें जो information चाहिए कि पर यूनिट कितना कॉस्ट है या फिर किस प्रोडक्ट जॉब का कितना कॉस्ट हुआ, वो सब कुछ हमें यहाँ से मिल पाएगा इंटीग्रेटेड सिस्टम में से। इंटीग्रेटेड accounts provide relevant information which is necessary for preparing profit and loss account and the balance sheet as per the requirement of law, and also helps in exercising effective control over the liabilities and assets of its business. इंटीग्रेटेड सिस्टम में हमें यहाँ पर जो कॉस्टिंग P&L है वो भी पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी बना सकेंगे एज वेल एज बैलेंस शीट भी बना सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे अकाउंट्स अवेलेबल है। एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस बेनिफिट्स क्या क्या है? द मेन एडवांटेजेस, नो नीड फॉर रिकंसिलिएशन। मैंने पहले ही बोला कि इंटीग्रेटेड सिस्टम है, दोनों ही चीज हम एक साथ कर रहे हैं तो यहां पर अलग से रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं है। द क्वेश्चन ऑफ रिकंसाइलिंग कॉस्टिंग P&L, costing profit and financial profit does not arise as there is only one figure of profit. Less efforts due to use of one set of books, there is a significant saving in efforts made. कम efforts करने पड़ेंगे क्योंकि एक ही बुक बनानी है हमें। Less time consuming, no delay is caused in obtaining information as it is provided from books of original entry. टाइम कम लगेगा क्योंकि एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से हमें सारी एंट्रीज मिल जाएगी। इकोनॉमिकल प्रोसेस, इट इज इकोनॉमिकल आल्सो, इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन। सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पर कम खर्चा होगा, इकोनॉमिकल है क्योंकि अदरवाइज कॉस्ट अकाउंट के लिए अलग अकाउंटेंट रखने पड़ेंगे, फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए अलग अकाउंटेंट रखने पड़ेंगे, फिर उसका रिकंसिलिएशन करना, उसके लिए टाइम ज्यादा जाएगा। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क की वजह से खर्चा ज्यादा हो सकता है, जो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में कॉस्ट बच सकता है। तो ये चार एडवांटेजेस हमें दिए गए हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के। नो रिकंसिलिएशन, नो नीड फॉर रिकंसिलिएशन, लेस एफर्ट्स, लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इकोनॉमिकल। समझ में आ रहा है? इजी है, ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। एसेंशियल प्री रिक्विजिट्स फॉर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स जो है उसको इंप्लीमेंट करने के पहले क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या जरूरत है, क्या क्या ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। The essential prerequisites for integrated accounts include the following steps. The management's decision about the extent of integration of the two sets of books. मैनेजमेंट का डिसीजन कि भाई कितने एक्सटेंट तक आपको इंटीग्रेशन करना है, वो कोई एक पार्ट तक हो सकता है, सिर्फ प्रॉफिट तक हो सकता है, सिर्फ प्राइम कॉस्ट तक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो मैनेजमेंट को डिसाइड करना होगा कि कितना इंटीग्रेशन करना है। Some concerns find it useful to integrate up to the stage of prime cost or factory cost, while other prefers full integration of the entire accounting records. कुछ एंटिटीज जो है वो पूरा का पूरा जो है कॉस्ट है वो इंटीग्रेट करते हैं, कुछ सिर्फ प्राइम कॉस्ट तक करते हैं, कुछ सिर्फ फैक्टरी कॉस्ट तक करते हैं, राइट। डिपेंड करता है मैनेजमेंट के डिसीजन पर। तो सबसे पहले ये सोचना होगा, ये डिसाइड करना होगा कि कितने एक्सटेंट तक इंटीग्रेशन करना है। Then a suitable coding system must be made available so as to serve the accounting purposes of financial and cost accounts. Suitable costing system, सब अकाउंट्स वगैरह जो है उनको कोडिंग वगैरह, कोड्स वगैरह दिए होने चाहिए जिससे आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाए, राइट। उन सभी का अपना अपना आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जिससे सिस्टम इजी हो जाए। ये दोनों ही चीज कॉस्ट अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स जो बना रहे हैं वो अच्छे से हो सके। एन एग्रीड रूटीन
with regard to the treatment of provision for accruals, prepaid expenses, other adjustment necessary for preparation of interim accounts. रूटीन बनना चाहिए कि कब ये सारे एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे, प्रोविजन फॉर अक्रूवल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट्स, जो भी चीजें हैं सब कुछ टाइमली मैनर में एक प्रिस्क्राइब्ड मोड, एक प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसी के हिसाब से होना चाहिए. Perfect coordination should exist between staff responsible for the financial and cost aspects of the accounts, and an efficient processing of accounting documents should be ensured. कोऑर्डिनेशन अच्छे से होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उस सभी का, स्टाफ जो भी रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल एज वेल एज कॉस्ट एस्पेक्ट्स के लिए, उन सभी के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. जितने भी लोग इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से प्रोसेस होने चाहिए. तो ये 4 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है बिफोर इंप्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम. सबसे पहले तो कितना एक्सटेंट तक इंटीग्रेशन करना है वो डिसाइड करना रहेगा, प्रॉपर वे में कोडिंग सिस्टम होनी चाहिए. थर्ड, जो भी अकाउंट्स वगैरह है उसमें एक रूटीन होना चाहिए कि भाई प्रोविजनिंग कब करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस एडजस्ट कब करेंगे, वो सब कुछ के लिए. एंड लास्ट, स्टाफ जो भी है इन्वॉल्व, उन सभी के बीच परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ये भी एज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Under this system, there is no need for separate cost ledger. Of course, there will be a number of subsidiary ledgers in addition to the useful customers ledger and the purchase ledger. There will be stores ledger, stock ledger and job ledger. Stores and stock ledger kind of similar हो जाएगा. Job ledger मतलब WIP ledger. Features of integrated accounting system. Following are the main points of integrated accounting. Complete analysis of cost and sales are kept. Cost और sales का पूरा complete analysis मिल जाएगा. Complete details of all payment in cash are kept. कितना पेमेंट किया वो भी मिलेगा, क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड में क्या था, पेमेंट किया नहीं किया सब कुछ हम कहां पर लिख देते थे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सब कुछ अलग अलग, कैश में कितना पे किया, बैंक से कितना पे किया, कितना पे करना बाकी है, सब कुछ अलग से दिखेगा क्योंकि सभी के अपने अपने अकाउंट्स है. Complete details of all assets liabilities are kept in this system. And this system does not use notional account to represent all impersonal account. यहाँ पर assets and liabilities की पूरी complete details asset and liability के account wise मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई notional account नहीं है. notional account हम कौन सा यूज करते थे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. वो नॉशनल अकाउंट है, वो जस्ट टेम्पररी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हम डबल एंट्री सिस्टम जो कंप्लीट करनी है उसके लिए वो यूज किया जाता था, क्योंकि एसेट्स लायबिलिटीज के अकाउंट्स नहीं थे, सिर्फ कॉस्ट अकाउंट के रिलेटेड जो अकाउंट्स लेजर्स प्रिपेयर किए जाते थे वही अवेलेबल थे. तो यहाँ पर मेन पॉइंट्स क्या है इंटीग्रेटेड सिस्टम के, तो कि पूरा का पूरा एनालिसिस कर पाएंगे, कॉस्ट एंड सेल्स का अलग अलग पूरी की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, पेमेंट इन कैश वगैरह कितना किया है, सारी के सारी एसेट्स लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. यहाँ पर कोई भी नॉशनल लेजर अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाएगा. In non-integrated system, a cost ledger control account or a general ledger adjustment account is used in cost ledger. But in the integrated accounting system, general ledger adjustment account is eliminated and detailed accounts for assets and liabilities are maintained. यहाँ पर cost ledger adjustment account या general ledger adjustment account जो है वो eliminate कर दिया जाएगा. यहाँ पर जो detailed accounts है assets liabilities के वही maintain किए जाएंगे. In other words, following accounts are used for general ledger adjustment account or cost ledger control account of non-integrated system. Cost ledger control account या general ledger adjustment account की जगह पर क्या यूज किया जाएगा, बैंक अकाउंट, रिसीवेबल्स और डेटर्स अकाउंट, पेबल्स और क्रेडिटर्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एटसेट्रा. मतलब कि जो भी एसेट्स लायबिलिटीज के अकाउंट्स हमारे पास अवेलेबल है वो सारे के सारे ही यूज किए जाएंगे इंस्टेड ऑफ नॉशनल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल या फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. इन इंटीग्रेटेड सिस्टम, ऑल अकाउंट्स नेसेसरी फॉर सर्विंग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट will be used, but the cost ledger control account of non-integrated accounting is replaced by use of the following accounts. बाकी जो सारे accounts है, stores ledger control account, WIP account, finished goods, cost of sales, overheads account, वो सारे as it is रहेंगे. But जो cost ledger control account है, general ledger adjustment account है, वो eliminate हो जाएगा और उसकी जगह पर बैंक, receivables, payables, provision, fixed assets, share capital account यूज किया जाएगा. समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट? चलिए, तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होती है वो हमने समझा. अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस है, वो यहां पर हम कवर अप करेंगे. इलस्ट्रेशन 3,
जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अज्यूमिंग दैट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर इंटीग्रेटेड। यहां पर हमें जर्नलाइज करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है नीचे दिए गए ट्रांजैक्शंस के लिए। अज्यूमिंग कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर इंटीग्रेटेड, यहां पर स्पेसिफिकली लिखा है कि यहां पर इंटीग्रेटेड है, तो आपको कैसे करना है, मतलब कि इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है। सी आपको क्वेश्चन में मोस्टली दे सकते हैं कि भाई कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड, लिखा है स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कि यहां पर इंटीग्रेटेड है या नॉन इंटीग्रेटेड, तो उस हिसाब से करना है। कई बार क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि ये इंटीग्रेटेड है या नॉन इंटीग्रेटेड, तब आपको कैसे आंसर करना होगा, मतलब कौन सी सिस्टम आपको यूज करनी होगी। अज्यूम करेंगे नहीं, यहां पर अज्यूम नहीं कर सकता है, यहां पर आपको कुछ हिंट दी होगी, जैसे कि अगर यहां पर तो ट्रांजैक्शंस दी है इसलिए कोई भी ओपनिंग बैलेंसेस नहीं दी है, बाकी आपको ओपनिंग बैलेंसेस देंगे और ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर अगर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है तो आपको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी है, देन इट मींस कि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अगर उसकी ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखी है, उसकी जगह पर बैंक, क्रेडिटर, डेटर या और कोई अकाउंट की बैलेंस दे रखी है, दैट मींस कि इट इज इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो ओपनिंग बैलेंसेस जो दे रखी है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है या नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। अदरवाइज जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसको कंसिडर करना रहेगा, राइट। चलिए, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सिस्टम के हिसाब से हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। हम एक एक ट्रांजैक्शन देखते जाएंगे और उसकी जर्नल एंट्रीज डिस्कस करते जाएंगे। रॉ मटेरियल परचेस्ड 2 लाख, रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो हम जनरली सीधा ही स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में एंट्री पास करते हैं। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, बट यहां पर इंटीग्रेटेड है तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या क्रेडिटर। सी यहां पर परचेस्ड है, वी डोंट नो कि उन्होंने पे किया है या नहीं, इसीलिए दोनों ही, तीनों ही कैश, बैंक या क्रेडिटर तीनों ही लिख लेना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू पेएबल या फिर बैंक, यहां पर उन्होंने वही लिखा है, कैश, बैंक एंड क्रेडिटर लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, वो सही है, ज्यादा सही है, हम अज्यूम नहीं कर रहे कुछ भी। 2 लाख। सेकंड, डायरेक्ट मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन 1,50,000, ये तो नॉन इंटीग्रेटेड हो या इंटीग्रेटेड सेम रहेगा। स्टोर्स लेजर में से WIP में हम ऐड कर रहे हैं तो WIP में स्टोर्स रॉ मटेरियल बढ़ेगा तो WIP अकाउंट डेबिट, और स्टोर्स लेजर में से ट्रांसफर हो रहा है तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा। WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, राइट। देन वेजेस पेड 30% इनडायरेक्ट 1,20,000, वेजेस का और भी दिया है, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन 84,000, तो 120 जो है यहां पर बोला है 30% इनडायरेक्ट है तो 70% क्या होगा, डायरेक्ट, मतलब कि वो प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ है। तो 120 के 70% करेंगे तो कितना आ जाएगा 84,000, मतलब कि ये अगर वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन नहीं दिया होता तो भी हम यही करते, 84,000 ही आता। तो जो बाकी का डिफरेंशियल अमाउंट है, राइट, 36,000, वो क्या हो जाएगा, ओवरहेड्स में जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, तो वेजेस पे किए हैं, पेड लिखा है तो कैश या बैंक से पे किया होगा, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होता तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट करते हैं, पर यहाँ पर इंटीग्रेटेड है तो सीधा कैश एंड बैंक, हमारे पास वो अकाउंट है तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 1,20,000। अब जो वेजेस है उसमें से हमें 84,000 है वो प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ, डायरेक्ट है तो वो WIP में ऐड करेंगे तो WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 84,000। और जो बाकी का है 36,000 वो इनडायरेक्ट है, मतलब कि वो कहां पर जाएगा, वो जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड में, तो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट, या फिर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिख रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 36,000, और यहां पर हमारा वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए, तो वेजेस कंट्रोल टू बैंक, यहां पर बैंक लिखा है, हम कैश और बैंक लिख सकते हैं 120। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स टू वेजेस कंट्रोल 36 एंड WIP टू वेजेस कंट्रोल 84। सिंपल। चलिए, फिर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इनकर्ड 84,000, एक एक्सपेंस इनकर कितना किया है 84,000 का, तो इनकर किया तो एंट्री क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और क्रेडिटर। सी इनकर्ड मतलब कि खर्चा किया है,
पे किया है या नहीं वो हमें नहीं पता है, तो कैश, बैंक और क्रेडिटर लिख सकते हैं 84,000। मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, डेबिट टू बैंक, यहां पर बैंक उन्होंने पे कर दिया सामान है, बट इनकर्ड का मतलब एक्सपेंस किया है, पे किया है या नहीं वो नहीं पता चलता है, तो मेरे हिसाब से कैश, बैंक और क्रेडिटर तीनों ही लिखने चाहिए, राइट। और अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होता तो क्या एंट्री होती, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन 92,000, उसमें से प्रोडक्शन के लिए किया, उसमें से प्रोडक्शन को चार्ज कितना किया 92,000, ये क्या हुआ एब्जॉर्ब किया है, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब कितना किया है 92,000, तो ये कहां पर जाएगा डब्ल्यूआईपी में। सो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, ये इंटीग्रेटेड हो नॉन इंटीग्रेटेड हो दोनों में सेम रहेगा, डब्ल्यूआईपी टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, सिंपल। फिर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 20,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना किया है 20,000 रुपीज का किया है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू, यहां पर हम इंटीग्रेटेड है तो कैश, बैंक या क्रेडिटर पता नहीं है पे किया है या नहीं, राइट। नॉन इंटीग्रेटेड होता तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 20,000 यहां पर बैंक पे कर दिया है, ऐसा मान लिया है, बट हमें सेफर साइड के लिए तीनों ही लिख देने चाहिए, कैश, बैंक या क्रेडिटर। फिर दिया है सी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए याद रखना कि इसे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेल्स के लिए यूज किया गया होता है, या फिर इसको हमें कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करना होता है, बट ये अकाउंट क्लोज हो जाता है। फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट 2 लाख रुपीज, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हाँ क्लोज ना हो तो भी उसमें कुछ अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवर एब्जॉर्ब्ड रह सकता है, वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज यहां पर अगर कुछ नहीं दिया होगा कि कितना एब्जॉर्ब किया तो ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब किया ऐसा मान लेंगे। फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट एट 2 लाख रुपीज, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कितने हैं एट कॉस्ट, तो वो क्या होंगे कि हमारे कितना फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बने हैं, तो डब्ल्यूआईपी में से हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे उसे, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में। सो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू डब्ल्यूआईपी अकाउंट, ये इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में सेम रहेगा, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल टू डब्ल्यूआईपी 2 लाख। फिर है सेल्स किया है 2,90,000, सेल्स किया है 290 का, तो सेल्स करेंगे तो क्या एंट्री होगी, कैश, बैंक या फिर डेटर अकाउंट डेबिट 2,90,000 टू सेल्स 2,90,000, यहां पर इंटीग्रेटेड है इसीलिए वही हम सीधा लिखेंगे, राइट। यहां पर उन्होंने रिसीवेबल्स या फिर बैंक लिखा है 290 टू सेल्स 290, समझ में आ रहा है। एंड क्लोजिंग स्टॉक बोला है नील, मतलब कि कोई भी फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने फिनिश्ड गुड्स बनाए थे कितने हैं 2 लाख, हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं पता, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फिनिश्ड गुड्स बनाया वो सारा का सारा आपने सेल कर दिया, जितना फिनिश्ड गुड्स आपने बनाया उतना सारा का सारा आपने सेल कर दिया। तो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितना ट्रांसफर करेंगे, पूरा का पूरा 2 लाख रुपीस, फिनिश्ड गुड्स में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितना ट्रांसफर करेंगे 2 लाख पूरा का पूरा, ओपनिंग बैलेंस नहीं दी है, क्लोजिंग स्टॉक 0 है, तो जितना बना उतना ही हम सेल कर देंगे, राइट, समझ में आ रहा है। तो 2 लाख रुपीस जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, और यहां पर हमारा फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट 0 हो जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, और यहां पर डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में हम, तो इसका मतलब यह है कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और कुछ हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कहां चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो ये दोनों ही अकाउंट कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमें ट्रांसफर करने होंगे, और दोनों का दोनों ही सेल हो गया, कंप्लीट हो जाएंगे दोनों ही लेजर्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट 2 लाख एंड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 20,000। आप दोनों की सेपरेट एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट 20,000 एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट 2 लाख टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट 2 लाख, राइट। यहां पर उन्होंने साथ में ही दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 220 टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट 2 लाख एंड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल 20,000, राइट। ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसमें गलती होने के चांसेस है। यहां पर ये क्लोजिंग स्टॉक 0 दिया है, इसीलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि जितना फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्शन हुआ था उतना पूरा का पूरा सेल कर दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। देन रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स के पास से पैसे मिले, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और फिर है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, राइट।
अगर ये एंट्री नॉन इंटीग्रेटेड में आता ही नहीं, क्योंकि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ही वो दोनों चीजें आती हैं और हम यहाँ पर पैसे मिले उसके बारे में सोचते ही नहीं है अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो। बट इंटीग्रेटेड है तो ये एंट्रीज पास करनी होगी और बहुत ही ईजीएस्ट है। यहाँ पर बैंक लिखा है, कैश एंड बैंक दोनों यूज कर सकते हैं, कैश एंड बैंक टू रिसीवेबल्स और डेटर्स एंड पेएबल्स टू कैश एंड बैंक। सिंपल इजी क्वेश्चन था। ऐसी जर्नल एंट्रीज भी पूछते हैं 4-4, 5-5 मार्क्स में, इसमें से 4 या 5 ट्रांजैक्शंस आपको देंगे और आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछते हैं। मैंने पहले ही बताया है आपको कि इस चैप्टर का वेटेज है वो जनरली 4-5 मार्क्स का है। कभी कभार ही इसमें से 5 मार्क्स से ज्यादा का पूछते हैं, 8-10 मार्क्स का पूछते हैं, बट जनरली 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आते हैं। तो इसमें से वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है जर्नल एंट्रीज पास करना, नॉन इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंटीग्रेटेड, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट इजी है, राइट। ऐसा ही एक क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3, तो वो हम देखते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 7.48 पर दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दत्ता एंटरप्राइज ऑपरेट्स एन इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यू आर रिक्वायर्ड to pass the journal entries for the following transactions that took place for the year ended on 31st March. Narrations are not required. यहाँ पर journal entries ही पास करनी है, right? चलिए कुछ transactions दी है, इसका आंसर भी साथ साथ में देखते जाएंगे। चलिए तो पहले इसका क्वेश्चन है कि रॉ मटेरियल्स परचेस्ड 50% ऑन क्रेडिट 6 लाख रुपीस। यहाँ पर परचेस किया है और यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया कि 50% क्रेडिट पर है, मतलब कि 50% कैश बैंक पे करके किया है। तो जब भी हम परचेस करते हैं तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट होता है टू कैश बैंक या क्रेडिटर। यहाँ पर कैश बैंक में कितना होगा 6 लाख का 50% मतलब कि 3 लाख और क्रेडिटर्स में कितना जाएगा 3 लाख। सो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 6 लाख टू कैश और बैंक 3 लाख टू क्रेडिटर्स 3 लाख। अगर नॉन इंटीग्रेटेड होता तो सिंपली हो जाता स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 6 लाख, राइट। यहां पर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 6 लाख टू पेएबल्स 3 लाख टू कैश एंड बैंक 3 लाख। सिंपल। अब है सेकंड, मटेरियल्स इश्यूड टू प्रोडक्शन 4 लाख। मटेरियल कितना इश्यू किया है प्रोडक्शन के लिए, तो 4 लाख रुपीस। तो स्टोर्स लेजर में से कहां जाएगा डब्ल्यूआईपी में से, डब्ल्यूआईपी में, तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 4 लाख। डब्ल्यूआईपी टू स्टोर्स लेजर 4 लाख 4 लाख, ये दोनों में ही सेम रहेगा, इंटीग्रेटेड एज वेल एज नॉन इंटीग्रेटेड। वेजेस पेड 50% डायरेक्ट 2 लाख, वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन 1 लाख। तो देखिए अगर ये नहीं दिया होता कि 50% डायरेक्ट है तो भी हम वही करते ना, सॉरी 50% डायरेक्ट दिया होता बट ये नीचे वाली लाइन नहीं दी होती तो भी हम वही करते। 2 लाख में से 1 लाख जाएगा डब्ल्यूआईपी में और 1 लाख जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड में, फैक्ट्री ओवरहेड्स में, जो भी नाम दो, राइट। प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स, ऑल आर सेम। तो जो वेजेस पे किया है 2 लाख रुपीस का, उसकी एंट्री होगी वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर पेड है तो कैश और बैंक अकाउंट 2 लाख, उसमें से 1 लाख जाएगा प्रोडक्शन के लिए, तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 1 लाख 1 लाख, एंड प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल 1 लाख 1 लाख। यहां पर वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सो वेजेस कंट्रोल टू बैंक 2 लाख 2 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड्स टू वेजेस कंट्रोल 1 एंड डब्ल्यूआईपी टू वेजेस कंट्रोल 1 लाख 1 लाख। सिंपल। फिर है फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड 80,000 रुपीज। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना इनकर किया है 80,000 का, तो उसकी एंट्री क्या होगी फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और क्रेडिटर। यहां पर भी इनकर्ड है तो मेरे हिसाब से एक्सपेंस किया है, पे किया है वो हमें नहीं पता है, तो कैश बैंक क्रेडिटर तीनों ही लिखने चाहिए। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बैंक, यहाँ पर 80,000 उन्होंने सिर्फ बैंक में लिखा है बट मेरे हिसाब से सभी लिखने चाहिए। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन 1 लाख। कितना चार्ज किया फैक्ट्री ओवरहेड्स प्रोडक्शन में, तो 1 लाख, तो उसकी एंट्री क्या होगी डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट की कितना एब्जॉर्ब किया है 1 लाख का, सो डब्ल्यूआईपी टू फैक्ट्री ओवरहेड्स 1 देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड 40,000। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना इनकर किया है 40,000, उसकी एंट्री क्या होगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और क्रेडिटर, क्योंकि इनकर्ड है पेड नहीं लिखा है, बट यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू बैंक 40,000 ये लिखा है उन्होंने। फिनिश गुड्स एट कॉस्ट 5 लाख,
ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन सिमिलर टू इलस्ट्रेशन 3 ही है, राइट। फटाफट कर लेते हैं। सेलिंग एंड सॉरी फिनिश गुड्स एट कॉस्ट है 5 लाख रुपीस, तो फिनिश गुड्स उतना बना है, सो डब्ल्यूआईपी में से फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी अकाउंट 5 लाख। ये दोनों ही सिस्टम में सेम रहेगा, राइट। इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड। सेल्स 50% क्रेडिट है 7,50,000, तो 50% क्रेडिट है 7,50,000 जो है टोटल सेल्स हुआ है, उसमें से आधा जो है वो कैश बैंक में और आधा जो है वो क्रेडिट पर है, मतलब कि डेटर्स को हमें कंसिडर करना होगा। तो 750 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3,75,000 होगा। तो 3,75,000 एंट्री होगी। कैशियर बैंक अकाउंट डेबिट 3,75,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 3,75,000 टू सेल्स 7,50,000। नॉन इंटीग्रेटेड होता तो ये कुछ होता ही नहीं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहां पर एंट्री रिसीवेबल्स 375 टू बैंक और कैश 375 टू सेल्स 75, यहां पर कैश अकाउंट लेकर आए हैं, वो सुन लिया होगा उन्होंने। चलिए फिर है क्लोजिंग स्टॉक नील। सो अगेन जितना उन्होंने यहां पर फिनिश गुड्स का हमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है और क्लोजिंग स्टॉक 0 है, तो जितना बना उतना सब कुछ सेल कर दिया, तो ये 5 लाख पूरा का पूरा सेल कर दिया है, राइट। तो फिनिश गुड्स में से हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। और यहां पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और कुछ नहीं है, तो जितना इनकर किया वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया, सो वो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। तो ये दोनों ही फिनिश गुड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा टोटल 5,40,000, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट 5,40,000 टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 5 लाख टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 40,000। यहां पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी बंद हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सॉरी फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट भी बंद हो जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ सेल्स 540, फिनिश गुड्स कंट्रोल 5 लाख, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 40,000। सिंपल, दोनों की अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हैं। फिर है रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर्स 2 लाख एंड पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स 2 लाख, तो यहाँ पर रिसिप्ट होगी तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल्स अकाउंट, और पेमेंट किया जाएगा तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 2 लाख, राइट। सिंपल, इजी, राइट। ऐसे जर्नल एंट्री के क्वेश्चन इजी रहते हैं और पूछ भी सकते हैं, तो आपको अच्छे से करके ही जाने चाहिए, कुछ इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। जर्नल एंट्रीज जो हमने नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ समझी थी, वो अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो ये भी आ ही जाएगा, इसमें कुछ अलग नहीं है। बस कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या जर्नल लेजर एडजस्टमेंट के अकाउंट की जगह पर जो असेट्स लायबिलिटीज जो आप पहले भी 11th 12th फाउंडेशन में भी किया है, वही चीज करनी है, राइट। और कुछ नहीं है, कंपेरेटिवली इजी चैप्टर है ये। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन 3 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3, जो दोनों ही जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड थे। अब हम समझते हैं इलस्ट्रेशन 4। In the absence of the chief accountant, you have been asked to prepare a month's cost accounts for a company which operates a batch costing system fully integrated with the financial accounts। यहाँ पर हमें 1 महीने के लिए कॉस्ट अकाउंट्स बनाने के लिए बोला है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, बोल दिया है क्वेश्चन में। The following relevant information is provided to you। बैलेंसेस एट द बिगिनिंग फॉर द मंथ दिया है। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है 25,000, डब्ल्यूआईपी अकाउंट है 20,000, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट है 35,000। इन दो तीनों की कौन सी बैलेंस होगी, डेबिट बैलेंस ही होगी, राइट। क्योंकि ये स्टॉक है तो स्टॉक डेबिट बैलेंस असेट्स ही होते हैं। प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ 3,000। सी यहां पर प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड है, इट इज नॉट ओवर एब्सॉर्ब्ड या अंडर एब्सॉर्ब्ड। यहां पर डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखा, इसीलिए मैंने अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवर एब्सॉर्ब्ड दोनों ही लिखा। बट यहां पर प्रीपेड है, मतलब कि पहले से पे कर दिया है, तो वो असेट है, तो इसकी भी बैलेंस क्या होगी, डेबिट होगी। सी ओवर एब्सॉर्ब्ड या अंडर एब्सॉर्ब्ड है या नहीं, वो सोचने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब भी हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स बनाएंगे और अगर उसमें बैलेंस बची, तो जनरली हमने क्या सीखा है कि अगर कोई भी ओवरहेड्स अकाउंट है, उसमें आपको स्पेसिफिकली बोला है कि ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट में अंडर एब्सॉर्ब्ड या ओवर एब्सॉर्ब्ड को चार्ज कीजिए, तो वहां पर हम चार्ज करेंगे। अगर ऐसा नहीं बोला है तो या तो हम कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज कर देंगे,
और अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखी है ओवर एब्जॉर्ब या अंडर एब्जॉर्ब की, तो हम जनरली उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं जो भी डिफरेंस मिलता है उसे। बट यहां पर ये प्रीपेड दिया है, दैट मींस कि ओपनिंग बैलेंस दे रखी है, बट ये ओपनिंग बैलेंस प्रीपेड की है, मतलब कि ऑलरेडी पे कर दिया है इन एडवांस। ये असेट है, ये डेबिट बैलेंस है, बट ये अंडर एब्जॉर्ब्ड नहीं है। समझ में आ रहा है? ये अंडर एब्जॉर्ब्ड नहीं है कि भाई बाकी रह गया है, ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है। इसीलिए अगर हमें जो डिफरेंस, मतलब कि जो अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब कुछ भी डिफरेंस आएगा, तो वो हम कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज कर देंगे, पीएनएल में चार्ज कर देंगे, उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये प्रीपेड है, अंडर एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब नहीं है, और प्रीपेड है इसीलिए डेबिट बैलेंस है। इतना तो आपको समझ में आता होगा, राइट? चलिए, फिर है ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ। मटेरियल परचेस्ड 75,000, मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन एंड टू फैक्ट्री मेंटेनेंस। प्रोडक्शन के लिए है तो WIP में जाएगा, फैक्ट्री मेंटेनेंस के लिए है तो ओवरहेड्स में जाएगा। 30,000, 4,000, टोटल 34,000। मटेरियल्स ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस 5,000, एक बैच में से दूसरी बैच में गया। सी ये इसकी इंपैक्ट कोई भी अकाउंट में नहीं आती है, क्योंकि स्टोर लेजर को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि एक बैच में से दूसरी बैच में गया। उतना 5,000 इश्यू कर दिया था तो इश्यू कर दिया था, वो WIP में कहाँ कैसे यूज होता है डजंट मैटर। तो इसको एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप कोई भी चीज को इग्नोर करते हैं या फिर उसकी एंट्री पास करना जरूरी नहीं है, तो उसके बारे में आपको नोट मेंशन करना चाहिए, नोट में मेंशन करना चाहिए। नोट शुड बी एडेड, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। आप नहीं लिखते हैं और आप वो नोट में लिखते हैं तो उसके भी मार्क्स रहते हैं, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में नोट लिख दीजिएगा कि भाई ये बैचेस जो है एक बैच में से दूसरे बैच में ट्रांसफर किया, उससे स्टोर लेजर वगैरह में या फिर स्टॉक वगैरह में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसकी एंट्रीज पास नहीं की जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ, एक जॉब में से दूसरी जॉब में गया होगा तो अगर अलग अलग जॉब के अकाउंट्स बना रहे हैं तो एंट्रीज पास होगी, वो दोनों ही जॉब को अफेक्ट करेगा, बाकी स्टोर लेजर कंट्रोल को नहीं मैटर करेगा। Then total wages paid, direct workers को 25,000, indirect workers को 5,000, total 30,000, and direct wages charged to batches है 20,000, और recorded non-productive time of direct workers 5,000। See, direct workers को पे कितना किया है 25,000, बट प्रोडक्शन के लिए चार्ज कितना किया 20,000, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5,000। ये क्या है? नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, मतलब कि डायरेक्ट वर्कर्स के पास काम नहीं करवा पाए होंगे, तो ये जो है वो काइंड ऑफ लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, तो इसे भी हम ओवरहेड्स ट्रीट करेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड्स में चार्ज किया जाएगा, मतलब कि डायरेक्ट वेजेस के लिए जो चार्ज करेंगे WIP में वो सिर्फ 20,000 होगा, 5,000 है वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनकर्ड 6,000, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड 12,000। ये अदर प्रोडक्शन ओवरहेड क्यों लिखा? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर फैक्ट्री मेंटेनेंस में जाएगा मटेरियल, वो भी प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट है, और ये जो इनडायरेक्ट वेजेस है वो भी प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट है। इवन ये नॉन प्रोडक्टिव टाइम है डायरेक्ट वर्कर्स का, वो भी प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट है। इन तीनों के अलावा इनकर कितना किया है 12,000, सेल्स कितना किया है 1 लाख, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड कितना है 80,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द मंथ 65,000। कितने गुड्स कंप्लीट होकर फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किए 65,000, तो ये WIP में से इतने गुड्स जो है वो बने हैं ऐसा। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना फिनिश गुड्स में से हमने सेल किया वो दिखा रहा है। फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP एट द एंड ऑफ द मंथ, WIP की फिजिकल वैल्यू बताई है 40,000, 40,000 की वैल्यू है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। द प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू WIP। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन ओवरहेड है वो डायरेक्ट वेजेस जितना चार्ज किया उसके 150% है। सी डायरेक्ट वेजेस है कितना, पे कितना किया है 25,000, बट चार्ज कितना किया है 20,000, क्योंकि 5,000 रुपीज है वो नॉन प्रोडक्टिव है और उसे हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स में चार्ज किया है। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब करके WIP में लेकर जाना है वो 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस चार्ज्ड है। वो किसका होगा 20,000, जितना हमने WIP में ट्रांसफर किया उस वेजेस का 150% होगा, ना कि 25,000 का। ये खास ध्यान में रखना है, राइट? यहां पर स्पेसिफिकली लिखा है चार्ज टू WIP, क्लियर? और यहां पर बताया रिक्वायर्ड प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द मंथ: स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट एंड कॉस्टिंग P&L अकाउंट।
ये 5 अकाउंट्स हमें बनाना है। इसके अलावा के अकाउंट्स आपको बनाना है तो वो वर्किंग नोट का पार्ट होंगे, बाकी मेन आंसर का पार्ट ये 5 अकाउंट्स होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से जब भी आप आंसर कर रहे हैं तो ये 5 अकाउंट्स पहले बना दीजिए, उसके बाद जितना भी चाहिए वो वर्किंग नोट का पार्ट होगा। और इसमें से इन तीनों की तो आपको, इन चारों की आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी है तो वो भी सबसे पहले लिख लेना चाहिए। जैसे कि स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, वो चारों के चार अकाउंट की डेबिट बैलेंस ही है। स्टोर्स लेजर, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स की तो हर बार डेबिट बैलेंस ही होगी। और अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की हर बार क्रेडिट बैलेंस होगी। यहां पर तो वो आएगा नहीं। तो स्टोर्स लेजर, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स की जो हमें बैलेंस दे रखी है वो देखे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 डेबिट साइड। वेजेस कंट्रोल तो वर्किंग नोट का पार्ट होना चाहिए। प्रोडक्शन ओवरहेड में हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस 3,000 तो वो भी डेबिट बैलेंस है। फिर डब्ल्यूआईपी अकाउंट में भी बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, ये भी डेबिट बैलेंस है क्योंकि इन्वेंटरी जो है वो असेट है और असेट की डेबिट बैलेंस ही होती है। एंड फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट की बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000, राइट, ये भी डेबिट बैलेंस है। अब जो एक एक ट्रांजैक्शन है उसका लेजर पोस्टिंग, यहाँ पर आपको लेजर पोस्टिंग ही करना है, जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी है। तो चलिए अब देखते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन एक के बाद एक सारे के सारे समझते जाते हैं। सबसे पहले है मटेरियल परचेस्ड, 75,000 का मटेरियल परचेस किया है। तो यहाँ पर मटेरियल परचेस है और इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो क्या एंट्री होगी, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और क्रेडिटर। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में हमें यहाँ पर डेबिट साइड होगा क्रेडिटर्स और बैंक अकाउंट 75,000, कैश भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्रेडिटर्स बैंक वगैरह अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, अगर वो बनाने जाएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। उसकी आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी है या फिर आपको यहां पर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछा है तभी हम कैश बैंक क्रेडिटर डेटर ऐसे अकाउंट्स बनाएंगे, फिक्स्ड कैपिटल सॉरी फिक्स्ड एसेट्स वगैरह कैपिटल अकाउंट वो तभी बनाएंगे, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको जिसकी ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी है या फिर यहां पर जो बताया है वही अकाउंट्स आपको बनाने चाहिए या फिर जो जो जरूरत पड़े। यहां पर आपको ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश बैंक क्रेडिटर डेटर नहीं दिया है तो उसके अकाउंट्स आप नहीं बना सकते हैं। अगर पूछा है स्पेसिफिकली तो एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं विदाउट ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस, बट अदरवाइज आपको बनाने ही नहीं चाहिए। और अगर उनका इंटेंशन होगा कि आप बनाओ तो वो आपको ओपनिंग बैलेंसेस देंगे, राइट। तो यहां पर हम कैश बैंक क्रेडिटर नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन तो उसकी जर्नल एंट्री या फिर उसका पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सेकंड है मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन है 30,000, प्रोडक्शन में कितना इश्यू किया है 30,000, तो वो कहां पर जाएगा डब्ल्यूआईपी में। एंट्री होगी डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगा डब्ल्यूआईपी अकाउंट 30,000 और डब्ल्यूआईपी अकाउंट है उसमें डेबिट साइड पर आएगा स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 30,000। क्लियर, चलिए फिर नेक्स्ट है। और हाँ देखिए आप ऐसी भी गलती मत कीजिएगा कि ये फैक्ट्री मेंटेनेंस देखा 4,000 और ये दोनों साथ में लेकर आप एसएलसी में दोनों एक साथ लिख रहे हैं, फिर डब्ल्यूआईपी में लिखेंगे, फिर हो सकता है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में भूल ही जाए। ऐसा मत कीजिएगा, बेटर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट एक एक ट्रांजैक्शन की दोनों या फिर दो से ज्यादा जो भी इफेक्ट आ रही है वो एक साथ कीजिए, अदरवाइज आपकी गलती होने के चांसेस है, एक आध लेजर पोस्टिंग करने में रह जाएगा, राइट। जल्दी करने से बेटर है कि अच्छे से कीजिए, राइट। स्पीड बढ़नी चाहिए वो बात अच्छी है बट इस तरह से स्पीड मत बढ़ाइएगा कि आपकी छोटी छोटी गलतियां हो जाए, क्योंकि उनसे पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। एक छोटी सी गलती ना आपको आंसर या 0 मार्क्स देने के लिए काफी हो सकती है, राइट। कैलकुलेशन में भी जल्दी मत कीजिएगा, खास करके प्लस माइनस में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको कोई भी चीज में रिकंसिलिएशन टोटल वगैरह करना है तो वहां पर कुछ चीजें माइनस में होती है ना, तो आप ब्रैकेट नहीं करते हैं, यहां पर लिखते हैं लेस। फिर क्या होता है कि लेस दिखता नहीं है, जब हम कैलकुलेटर पर टोटलिंग करते हैं ना तब हमें लेस नहीं दिखता है, तब हम सिर्फ हमारा फोकस ये फिगर्स पर ही होता है। तो उस केस में कई बार लेस किया है बट ब्रैकेट नहीं किया है ना, तो वो जो माइनस करना होता है ना वो माइनस करना भूल जाते हैं और हमारा आंसर जो आता है वो गलत आ जाता है। तो आप खास ध्यान में रखिए कि यहां पर ये लेस वगैरह मत लिखिए, फिगर्स में आप ब्रैकेट कीजिए जहां पर भी आपको माइनस करना है वहां पर। तो आपको जब कैलकुलेटर में आप गिनते हैं तब आपको ध्यान में आएगा कि भाई ये ब्रैकेट में है तो मुझे माइनस करना है। समझ में आ रहा है, ऐसी गलतियां होती है और उस वजह से पूरे पूरे नंबर भी चले जाते हैं, राइट। चलिए, और खास करके एमसीक्यूज में अगर आप गलती से भी वर्किंग नोट या फिर रफ वर्क कर रहे हो उसमें आपने ब्रैकेट नहीं किया और फटाफट टोटल करने लगे और उसमें गलती हो गई तो आपके दो मार्क्स पूरे के पूरे चले जा सकते हैं। और कई बार केस स्टडी में तो ऐसा होता है कि पहले का आंसर दूसरे में भी इफेक्ट होता है, तो आपके सारे के सारे 10 मार्क्स भी जा सकते हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखिएगा, राइट, जल्दी करने में अटेम्प्ट आ सकता है। हाँ, तो यहां पर एडवाइजेबल है कि एक एक ट्रांजैक्शन की सारी के सारे इफेक्ट्स देने के बाद ही आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर जाए।
फैक्ट्री मेंटेनेंस है 4000 का, तो वो होगा प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट में जाएगा, राइट। डेबिट होगा टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, उसमें क्रेडिट साइड पर प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 4000 और प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 4000। फिर नेक्स्ट जो है मटेरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस, ये तो कहीं पर इफेक्ट नहीं आएगा, इसकी नोट लिखनी है आपको, नोट भी साथ साथ में लिखते जाइएगा, जहां पर आप थोड़ा सा स्पेस मैनेज करके, तो भूलने के चांसेस कम हो जाएंगे। देन टोटल वेजेस पेड कितना है, डायरेक्ट वर्कर्स को है 25,000 और 5,000 इनडायरेक्ट वर्कर्स के लिए, तो टोटल है 30,000। यहाँ पर आपको टोटल दिया है तो टोटल से एंट्री पास कर सकते हैं। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर पेड लिखा है तो कैश एंड बैंक अकाउंट जो है उसमें क्रेडिट किया जाएगा। सो वेजेस कंट्रोल अकाउंट यहाँ पर बनाया हुआ है, टू बैंक अलग अलग लिखा है, आप एक साथ भी टू कैश बैंक लिख सकते हैं। 30,000 चलेगा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता तो आपको यहाँ पर लिख सकते हैं 25,000 प्लस 5,000 तो भी चल जाता, राइट। बट कहीं पर वर्किंग नोट या फिर कहीं पर भी कैलकुलेशन दिखाना जरूरी है। फिर उसमें से हमें क्या बताया है कि भाई 20,000 है वो डायरेक्ट वेजेस जो है वो बेचेस के लिए चार्ज करने हैं, तो वो WIP में जाएगा। WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल, तो वेजेस कंट्रोल में क्रेडिट साइड पर WIP अकाउंट लिखा जाएगा 20,000 और WIP में डेबिट साइड पर आएगा वेजेस कंट्रोल 20,000, राइट। फिर ये जो 5,000 है जो इनडायरेक्ट वर्कर्स के लिए पे किया है वो, प्लस जो नॉन प्रोडक्टिव है डायरेक्ट वर्कर्स का 5,000, वो दोनों ही जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। तो उसकी एंट्री होगी प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पर आप सीधा 10,000 लिख सकते हैं या 5,000 की दो एंट्रीज कर सकते हैं। तो वेजेस कंट्रोल में ये दोनों ही क्रेडिट साइड पर आएंगे 5,000 और प्रोडक्शन ओवरहेड में ये डेबिट साइड पर आएंगे वेजेस कंट्रोल। यहाँ पर उन्होंने टोटल लिखा है 10,000, राइट। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड 6,000, उसकी एंट्री होगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और क्रेडिटर। इनकर्ड है तो कुछ भी हो सकता है, राइट। यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट उन्होंने नहीं बनाया है, आप बना सकते हैं, और यहाँ पर नहीं बनाया है तो उसकी कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं आई होगी, राइट। अदरवाइज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखते टू कैश और बैंक और क्रेडिटर 6,000, राइट, और कैश और बैंक और क्रेडिटर में क्रेडिट साइड पर लिखा जाता बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यहाँ पर नहीं बनाया है, उन्होंने सीधा ही लिखा है कॉस्टिंग पैनल में, वो बाद में एंट्री हम देखेंगे। फिर है पर वो भूल मत जाना, अगर आपने लेजर नहीं बनाया है तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस हैं। सी यहाँ पर 6,000 इनकर किया है और उतना ही एब्जॉर्ब किया है, कुछ बोला नहीं है अलग से, तो एब्जॉर्प्शन भी की भी एंट्री हम पास कर सकते हैं। एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या जाएगा, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट, और फिर वो कॉस्ट ऑफ सेल्स जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में, तो एंट्री होगी कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट आप बना रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में वो डेबिट साइड पर लिखा जाएगा टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 6,000, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। बट यहां पर उन्होंने सीधा कॉस्टिंग पीएनएल में लिखा है, राइट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को डेबिट साइड पर, मतलब कि एंट्री क्या पास की होगी, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कॉस्ट ऑफ सेल्स में और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को कॉस्टिंग पीएनएल में लेकर जाने की जगह पर उन्होंने सीधा ही कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज किया है। एंट्री हो गई कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, सॉरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट में क्रेडिट साइड पर होगा कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट और कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट साइड पर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट। चलिए फिर है अदर प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड 12,000, तो उसकी एंट्री होगी प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और क्रेडिटर। यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखा है 12,000, सीधा पे कर दिया, इनकर है तो मेरे हिसाब से तीनों ही लिखने चाहिए, और यहाँ पर हम कैश बैंक क्रेडिटर नहीं बना रहे तो उसकी दूसरी इफेक्ट नहीं आएगी। फिर है सेल्स है 1 लाख रुपीज, तो सेल्स अकाउंट की एंट्री, सेल्स की एंट्री क्या होती है, कैश बैंक और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख, और फिर ये सेल्स जो है वो कॉस्टिंग पैनल में भी ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर सेल्स का अकाउंट नहीं होगा तो सीधे ही उन्होंने सेल्स जो है वो कॉस्टिंग पैनल में क्रेडिट साइड पर लिखा है 1 लाख रुपीज, राइट। जनरली हम सेल्स का अकाउंट नहीं बनाते हैं इसलिए। फिर है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, 80,000 के कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है वो सेल किए हैं, तो फिनिश गुड्स में से ट्रांसफर करेंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। बट यहाँ पर उन्होंने कॉस्ट और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को ट्रांसफर करता है कॉस्टिंग पीएनएल में, बट यहाँ पर उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट नहीं बनाया है, सीधा ही कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज किया है। तो यहाँ पर फिनिश गुड्स जो है उसमें सीधा ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट
या फिर कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट जो है वो सीधा ही क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा 80,000 और कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट साइड पर टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट 80,000। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में और कुछ नहीं होगा, फिनिश गुड्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डेबिट साइड पर लिखा जाएगा और फिर वो वही चला जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में। हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी वो करते हैं, बट कॉस्ट ऑफ सेल्स में जनरली ये फिनिश गुड्स भी आता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी आता है और एडमिन ओवरहेड्स भी आता है। सो मेरे हिसाब से एडवाइजेबल है कि आप कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट यूज करें, ये दोनों ही एंट्रीज उसमें आ जाती, राइट। बाकी आपको जैसे अच्छा लगे कर सकते हैं, गलत नहीं है ये। चलिए फिर है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द मंथ 65,000, मतलब कि इतने गुड्स बन चुके हैं WIP में से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किए हैं। सो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट। सो फिनिश गुड्स में डेबिट साइड पर आएगा WIP 65,000 और WIP अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगा फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 65,000। चलिए फिर ये इन्वेंट्री फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल इन्वेंट्री वाला है वो हम बाद में करते हैं। फिर जो दिया है कि प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है वो 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। तो डायरेक्ट वेजेस WIP में चार्ज किया है 20,000, उसके 150% मतलब कि 30,000 जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड में से WIP में। तो एंट्री होगी WIP अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 30,000। यहाँ पर है बाय WIP, राइट, 30,000 रुपीज 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस और WIP में प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 30,000। क्लियर। चलिए अब हमारा एक पार्ट रह गया, वो है कि फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP एट द एंड ऑफ द मंथ इज 40,000, दैट इज कि 40,000 की फिजिकल वैल्यू है क्लोजिंग WIP इतना है। तो क्लोजिंग WIP हम लिखेंगे जो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा 40,000 रुपीज का। तो यहां पर WIP में लिख दिया बैलेंस कैरिड डाउन, फिजिकल वैल्यू है 40,000। अब यहां पर क्या हुआ, इसका टोटल करेंगे तो हो रहा है 65 प्लस 40 1,05,000 और यहां पर टोटल कर रहे हैं 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 30 तो हो गया 1 लाख। तो यहां पर 5,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि जनरली क्या होगा कि क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे और ये सब कुछ लिख दिया तो इतने में जनरली अकाउंट क्लोज हो जाता है WIP का, जितना भी था वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया। बट एक्चुअल में 40,000 रुपए की इन्वेंट्री मिली है, जबकि एक्चुअल में उतना बुक्स के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो कितना होगा, ये 1 लाख रुपीस का कॉस्ट किया है और 65,000 जो है उतना फिनिश गुड्स मिला है। तो 1 लाख माइनस 65,000 करेंगे तो डिफरेंस कितना आना चाहिए 35,000। तो इस हिसाब से बैलेंस बुक के हिसाब से WIP कितनी है 35,000, बट एक्चुअल में फिजिकली कितना मिला 40,000, मतलब कि 5,000 रुपए ज्यादा मिले हैं, वो स्टॉक में गेन हुआ है, WIP ज्यादा मिली है। तो ये जो 5,000 का डिफरेंस है वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा एज एबनॉर्मल गेन। एंट्री क्या हो जाएगी WIP अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। अगर 35,000 की जगह पर डिफरेंस अगर आता 45,000 तो ये 5,000 कहां पर आते, क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आता, राइट। अगर टोटल यहां पर हो रहा होता 1,10,000, डेबिट साइड का टोटल 110 होता और इसका टोटल 15 है, तो ये जो 5,000 होते ये यहां पर होते, इसका मतलब कि लॉस हो रहा है। जितना एक्सपेंस हमने किया होता ना, हमें सामने WIP की क्लोजिंग WIP नहीं मिली है, तो ये 5,000 कहां जाता कॉस्टिंग पीएनएल में डेबिट साइड पर, ये एज एबनॉर्मल लॉस। बट यहां पर गेन है तो इसको कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। ये मत भूल जाना, इसकी दूसरी इफेक्ट कॉस्टिंग पीएनएल में देनी है WIP कंट्रोल अकाउंट 5,000। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हमारे जो क्वेश्चन में दिए थे वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 1 बाय 1 सारे के सारे अकाउंट्स क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस कैरिड डाउन 66,000, ये हर बार डेबिट बैलेंस आएगी। वेजेस कंट्रोल अकाउंट तो क्लोज हो चुका है। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में देखेंगे तो ये 1,000 का डिफरेंस आएगा। सी मैंने आपको पहले ही बोला था, यहाँ पर कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज किया हम, क्यों, क्योंकि ये जो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है बट ये प्रीपेड है, नॉट अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवर एब्जॉर्ब्ड, राइट। इसी वजह से जो भी डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल में। ये भूल मत जाना, इसकी दूसरी इफेक्ट देना कॉस्टिंग पीएनएल में। ये रहा प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 1,000 रुपीज ओवर एब्जॉर्ब्ड है, तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट भी क्लोज हो चुका। फिर WIP अकाउंट भी क्लोज हो चुका। इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फिजिकल वैल्यू वाला, इसको आप टिक करके रख सकते हैं, एग्जाम टाइम पर आपको देखकर जाना चाहिए। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट जो है उसमें बैलेंस आया 20,000 रुपीज, बैलेंस कैरिड डाउन। ये फिनिश गुड्स का स्टॉक पड़ा होगा 20,000 अभी तक नहीं बेचा है, इसकी भी डेबिट बैलेंस आएगी। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें क्रेडिट में से ये डेबिट माइनस किया तो 20,000 रुपीज जो है वो बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर आप कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, ये प्रॉफिट मिला हमें, राइट, 20,000 रुपीज का। और यहाँ पर हमारे सारे के सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं।
ये देखिए लिखा है नोट में, मटेरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस विल नॉट अफेक्ट द कंट्रोल अकाउंट्स। समझ में आ रहा है? बाकी की नोट्स आपको समझाने के लिए दी गई है, ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बट ये नोट आपका आंसर का पार्ट बनेगा। क्लियर? तो ये था इलस्ट्रेशन 4, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए अब देखेंगे हम इलस्ट्रेशन 5। A fire destroyed some accounting records of a company. You have been able to collect the following from spoiled papers, records, and as a result of consultation with accounting staff for the month of January. जो भी कंपनी है उसमें फायर की वजह से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो चुके, राइट? पर आपको थोड़े से डिटेल्स जो है वो मिली है। इनकम्प्लीट लेजर एंट्रीज, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है, उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है 32,000। ये मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है, सिमिलर टू एसएलसी होगा, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। बाकी हम मटेरियल कंट्रोल अकाउंट जनरली जब परचेस करते हैं तब लिखते हैं, फिर उसमें जो भी बैलेंस है वो कहां पर ट्रांसफर हो जाती है, स्टोर्स लेजर कंट्रोल में। बट यहाँ पर मटेरियल कंट्रोल की बैलेंस दे रखी है, इसका मतलब ये है कि ये स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, तो उसकी बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है। फिर दिया है WIP कंट्रोल अकाउंट जिसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन है 9200, ये भी ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा क्योंकि WIP की भी ये डेबिट बैलेंस होती है और ब्रॉट डाउन है। और बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 1,51,000, मतलब कि इतना फिनिश गुड्स बन चुका है उसकी इंफॉर्मेशन है। फिर पेएबल और क्रेडिटर्स अकाउंट, सी यहाँ पर क्रेडिटर और पेएबल अकाउंट दिया है, इसका मतलब ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें है टू बैलेंस कैरिड डाउन 19,200, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,400। यहाँ पर ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन दोनों ही बैलेंस है, तो ये ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस क्योंकि पेएबल क्रेडिटर की क्रेडिट बैलेंस होती है ना, और ये कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। कैरिड डाउन से भी पता चलता है ब्रॉट डाउन ओपनिंग होता है, कैरिड डाउन जो है वो क्लोजिंग होता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट है, बैंक अकाउंट अमाउंट स्पेंड 29,600, इतना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट इनकर किया है। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब की ओपनिंग, और ये बैलेंस कैरिड डाउन मतलब की क्लोजिंग हमें दिया है 30,000। Additional information: the bank book showed that rupees 89,200 have been paid to creditors for raw material. 89,200 rupees जो है वो पे किए गए हैं क्रेडिटर्स को। Ending inventory of WIP included materials of rupees 5,000 on which 300 direct labor hours have been booked against wages and overheads. यहाँ पर हमें बताया कि जो इन्वेंटरी है WIP की, एंडिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री है, उसमें 5,000 रुपीज का मटेरियल है और 300 डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज की गई है। जनरली WIP होगा तो उसमें मटेरियल, लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड्स होता है, राइट? वही हम डेबिट करते हैं, तो उसमें से जो WIP वर्किंग प्रोग्रेस क्लोजिंग WIP होगी उसमें भी वही तीन एलिमेंट हो गया, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो यहाँ पर मटेरियल का दिया है कि भाई 5,000 रुपए का मटेरियल है और लेबर 300 डायरेक्ट लेबर आवर्स है। अगेंस्ट वेजेस एंड ओवरहेड्स, मतलब कि ओवरहेड्स भी किसके बेसिस पर एब्जॉर्ब होते हैं, लेबर आवर्स के बेसिस पर, राइट? तो 300 है, अब उसका रेट हमें नहीं दिया है, देखते आगे दिया है या नहीं। The job card showed that workers have worked 7,000 hours. Job card showed that 7,000 hours are worked. Job card मतलब कि ये वर्क इन प्रोग्रेस में प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट लेबर्स कितना यूज हुआ है, 7,000, ये डायरेक्ट लेबर आवर्स होगी जितना WIP अकाउंट में हमने ट्रांसफर किया है। The wage rate is ₹10 per labor hour, 10 रुपए है, तो 70,000 रुपीज का लेबर कॉस्ट है वो चार्ज किया WIP में, और यहाँ पर 300 जो क्लोजिंग WIP है उसमें भी 10 रुपए के हिसाब से हमें कंसिडर करना है, 300 आवर्स इंटू ₹10। फिर ओवरहेड रिकवरी रेट वाज ₹4 पर डायरेक्ट लेबर आवर, और ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है, 4 रुपीज, 4 रुपीज, तो वो भी ओपनिंग WIP में ओवरहेड्स 300 वर्किंग आवर्स इंटू ₹4 करेंगे तो मिल जाएंगे। और कितना ओवरहेड एब्जॉर्ब हुआ होगा, ₹4 इंटू 7,000 के हिसाब से, राइट? तो वो चीज हमें मिल जाएगी। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अबव अकाउंट्स इन द कॉस्ट लेजर ऑफ द कंपनी, यहाँ पर हमें ये कॉस्ट लेजर जो दिए गए हैं उसे कंप्लीट करने हैं, राइट? तो ये आंसर हम सोल्व करते हैं। जो चीजें ऑलरेडी हमें दे रखी है पहले वही कर लेते हैं, राइट? मैं यहाँ पर फिर से अकाउंट्स बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डेफिनेटली मैं इतना प्रॉपरली नहीं करूंगा, बट जितना समझ में आ जाए उतना हम करेंगे, राइट? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, उसमें हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि बैलेंस कितनी है, 32,000, तो यहाँ पर मैं सीधा ओपनिंग बैलेंस लिख रहा हूँ 32,000। फिर WIP अकाउंट दिया है
उसमें हमें क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंस है 99,200 और फिनिश गुड्स में कितना ट्रांसफर किया, 151। फिर हमें दिया है पेएबल क्रेडिटर्स अकाउंट है, आपको भी आंसर करेंगे तब आपको इसी तरीके से जितना दिया है वो अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कई बार ओपनिंग और क्लोजिंग, देखिए यहाँ पर दोनों ही एक ही लाइन में लिखा है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे, ओपनिंग ऊपर और क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे लिखते हैं हम। ओपनिंग दिया 16,400 और ये क्रेडिट बैलेंस है इसलिए यहाँ पर आएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 19,200। फिर है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है 29,600 इनकर किया है। और फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट दिया है, उसमें ओपनिंग बैलेंस है 24,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 30,000। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आएगा, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस है थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, 30,000। इतनी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंट्स की दी है, फिर एडजस्टमेंट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है तो उसके हिसाब से करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी आपने देखा हो तो ये फिनिश गुड्स WIP अकाउंट में जो दिया है फिनिश गुड्स 151, उसकी दूसरी इंपैक्ट कहाँ पर आएगी, फिनिश गुड्स में डेबिट साइड पर, वो नहीं लिखा तो वो हम लिख देते ताकि गलती ना हो। यहाँ पर आएगा WIP 1,51,000, और कोई ऐसी एंट्री नहीं है ना, देखिए ओपनिंग बैलेंस है मटेरियल कंट्रोल में तो उसकी तो कोई इंपैक्ट नहीं होती है। WIP में फिनिश गुड्स वाला था वो लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस की कोई इंपैक्ट नहीं होती। क्रेडिटर्स में ओपनिंग क्लोजिंग ही है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में बैंक का है, बट बैंक का हमें अकाउंट नहीं दिया है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। और फिनिश गुड्स में ओपनिंग क्लोजिंग ही था, WIP वाला था वो हमने लिख दिया। ये खास ध्यान में रख लीजिएगा कि एक अकाउंट में एंट्री है दूसरे अकाउंट में एंट्री नहीं है तो आपको पास करनी रहेगी। फिर अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले है bank book showed rupees 89,200 have been paid to creditors for raw material। 89,200 पे किया है, पे किया है तो क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो क्रेडिटर्स में हम यहां पर डेबिट साइड पर लिखेंगे बैंक 89,200। हमें बैंक अकाउंट नहीं बनाया तो उसकी दूसरी इंपैक्ट नहीं आएगी, सिंपल। चलिए फिर दिया है कि एंडिंग इन्वेंटरी ऑफ WIP इंक्लूडेड मटेरियल ऑफ रुपीज 5,000 एंड विच 300 डायरेक्ट लेबर आवर्स हैव बीन बुक्ड अगेंस्ट वेजेस एंड ओवरहेड्स। 5,000 का मटेरियल है और 300 डायरेक्ट लेबर आवर्स है, और लेबर आवर्स वेज रेट कितना है, ₹10 पर आवर, और ओवरहेड रिकवरी रेट है ₹4 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो हमें पूरा का पूरा क्लोजिंग WIP मिल जाएगा। तो यहां पर WIP जो है उसमें क्लोजिंग, उसमें मटेरियल कितना होगा 5,000 जो ऑलरेडी हमें दिया है। फिर वेजेस कितने होंगे वो हमें डायरेक्ट नहीं दिया, 300 आवर्स इंटू ₹10 तो हो जाएगा 3,000, और ओवरहेड्स रिकवरी भी दिया है 300 आवर्स इंटू ₹4 तो हो जाएगा 3,4,1200, तो ये टोटल हो जाएगा 9,200 रुपीज। समझ आ रहा है, इसकी भी कोई दूसरी इंपैक्ट नहीं होती है तो हम नहीं लिखेंगे। फिर क्या बताया हमें कि जॉब कार्ड शोड दैट वर्कर्स हैव वर्कड फॉर 7,000 आवर्स, तो 7,000 का घंटे काम किया है तो WIP में उतना चार्ज किया जाएगा, वेजेस होगा उतना 7,000 आवर्स इंटू ₹10 तो 70,000 का वेजेस होगा। इसकी एंट्री क्या हुई होगी, WIP अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पर हम वेजेस कंट्रोल अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी जनरली वेजेस कंट्रोल अकाउंट है वो क्लोज हो जाता है। चलिए फिर क्या बताया है कि भाई ओवरहेड रिकवरी रेट है वो ₹4 है, तो ये 7,000 और वो डायरेक्ट वेजेस का ही, लेबर आवर्स का है, तो यहाँ पर भी जितना हमने WIP में ट्रांसफर किया वेजेस 7,000 आवर्स 7,000 आवर्स, तो उसी के लिए ओवरहेड्स भी रिकवर किया जाएगा। तो ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अकाउंट में आएगा 7,000 आवर्स इंटू ₹4 तो 7,428,000। इसकी इंपैक्ट होगी राइट, एंट्री क्या होगी, WIP अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में यहाँ पर आएगा WIP 28,000। समझ में आ रहा है, इतना एब्जॉर्ब किया गया है।
इतनी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी थी, अब हमें यहाँ पर अकाउंट क्लोज करना है। मटेरियल कंट्रोल में कुछ नहीं आया था। सी डब्ल्यूआईपी में अब हमारे पास क्या हो सकता है, आप याद कीजिए डब्ल्यूआईपी अकाउंट में उसमें ओपनिंग बैलेंस होती है डेबिट साइड पर, क्लोजिंग बैलेंस होती है, फिर फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किया जाता है, बाकी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के एलिमेंट्स डेबिट साइड पर होते हैं। यहाँ पर वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आ गया, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, मतलब कि कितना मटेरियल ट्रांसफर किया होगा। तो सी 151 क्रेडिट साइड पर है प्लस 9200, वो हमारा टोटल होगा क्रेडिट साइड का, प्लस 9200। उसमें से हम जो ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे और ये जो लेबर और ओवरहेड्स हमने चार्ज किए हैं वो माइनस करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 53,000। ये मटेरियल ट्रांसफर किया होगा फ्रॉम मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। तो यहां पर एंट्री क्या हुई होगी, डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। तो यहां पर आएगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट जो है उसमें क्रेडिट साइड पर आएगा 53,000। तो ये हमारा अकाउंट क्लोज हो चुका। फिर क्रेडिटर्स अकाउंट है, उसमें ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है और पेमेंट किया 89,200 का। तो बाकी का जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर क्रेडिट साइड पर वो क्या होगा, परचेस किया होगा, क्योंकि परचेस की एंट्री क्या होती है, यहाँ पर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट दिया तो उस हिसाब से होगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो वो पे किया होगा 89,200 प्लस 19,200, उसमें से माइनस करेंगे 16,400, तो 92,000 रुपीज का हमने परचेस किया होगा। यहाँ पर एंट्री आएगी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा क्रेडिटर्स 92,000। तो ये क्रेडिटर्स अकाउंट भी क्लोज हो चुका। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, यहाँ पर 29,600 पे किया है और 28,000 एब्जॉर्ब किया है, तो बाकी का जो 1,600 यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में हमने एक्सपेंस किया 29,600, पे एब्जॉर्ब किया है 28,000, तो 1,600 है वो अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है, जिसे कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करना चाहिए, या फिर इससे आप एज अ बैलेंस कैरिड डाउन भी दिखा सकते हैं। जनरली कॉस्टिंग पीएनएल में हम चार्ज करते हैं, राइट। तो ये अकाउंट भी क्लोज हो चुका। अब फिनिश गुड्स में क्या है, 24,000 रुपीज जो है वो इतना ओपनिंग था, डब्ल्यूआईपी में से 151 बन के निकला और 30,000 है वो क्लोजिंग है। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल अमाउंट है, राइट, वो क्या हो जाएगा, उतना हमने सेल किया होगा, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। 1,45,000 रुपीज कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट जो है उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। और तो मतलब कि ये अकाउंट भी क्लोज हो चुका। अब मटेरियल कंट्रोल अकाउंट ही बाकी रहा, 32,000 और 92,000 की डेबिट बैलेंस है, और उसमें से 53,000 जो है वो डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर किया, तो जो 71,000 है वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, और ये भी हमारा अकाउंट क्लोज हो चुका, राइट। इस तरीके से ये सारे के सारे अकाउंट्स जो है वो क्लोज किए जाएंगे। सिंपल, समझ में आया अच्छे से, राइट। ये वही उन्होंने बनाया है जो हमने ऑलरेडी समझ लिया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। ऐसा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 है वो ऐसा ही है, तो वो हम इसके साथ ही कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा इजीली। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 जो है वो आपको दिया है पेज नंबर 7.46 पर। The following incomplete accounts are furnished to you for the month ended on 31st October 2022. यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन है, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की 1/10/22 की इन्फॉर्मेशन है। सी आपको इनकम्प्लीट अकाउंट्स फॉर द मंथ एंडेड ऑन 31st अक्टूबर है, और यहाँ पर 1/10/22 की इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि ये ओपनिंग बैलेंस है। यहाँ पर ये भी नहीं लिखा है कि ब्रॉट डाउन है, क्रेडिट डाउन है, तो ये ओपनिंग बैलेंस ही होगा क्योंकि 1/10/22 का है। और यहाँ पर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट ऐसा भी नहीं लिखा है, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट असेट है, डेबिट बैलेंस। फिर डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट 1/10/22 ये भी ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस है 6,000 ये भी ओपनिंग, और डब्ल्यूआईपी की भी डेबिट बैलेंस होती है, राइट। फिर फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 1/10/22 75,000 टू बैलेंस, ये भी ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, और डेबिट फिनिश गुड्स का भी डेबिट बैलेंस ही होता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, उसका टोटल डेबिट दिया है अक्टूबर 22 का 45,000, टोटल ऑफ डेबिट है 45,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड अकाउंट दिया नहीं है, उसके नीचे ट्रांजैक्शंस करने होंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट कुछ नहीं दिया है। क्रेडिटर्स फॉर परचेज अकाउंट 1/10/22 ये भी ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस, बट क्रेडिटर्स की कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट बैलेंस होती है, तो ये क्रेडिट आएगा 30,000। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं लिखा है, बट यहाँ पर हमें डेट और उसका नेचर है उसके हिसाब से ओपनिंग है या नहीं वो, और डेबिट क्रेडिट समझना रहेगा।
एडिशनल इंफॉर्मेशन है, द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड बाय यूजिंग बजटेड रेट बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर आवर्स। यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाई मतलब कि एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है, डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पर, बजटेड रेट पर। द बजट फॉर ओवरहेड्स फॉर 22, यहाँ पर पूरे साल का हमें बजटेड ओवरहेड दिया है ₹6,75,000 एंड बजट फॉर डायरेक्ट लेबर आवर्स 4,50,000, मतलब कि यहां से हमें मिलेगा बजटेड ओवरहेड रेट, एब्जॉर्प्शन रेट मिलेगा। 6,75,000 ओवरहेड है टोटल और उसे डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पर हमें एब्जॉर्ब करना है। तो यहां पर क्या होगा, ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो हमें ओवरहेड रिकवरी रेट मिलेगा 6,75,000 डिवाइड बाय 4,50,000, तो हो जाएगा ₹1.5 पर लेबर आवर। ये क्या है, ओवरहेड रिकवरी रेट या एब्जॉर्प्शन रेट। तो जितना भी लेबर आवर होगा उसके हिसाब से ₹1.5 है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा। मतलब यहां पर जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट। कुछ चीजें हमें 7 इंफॉर्मेशन मांगी है, ये भी हम लेजर्स कंप्लीट कर देंगे ना ये सारे, तो हमें मिल जाएगी, राइट। इसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो कंसिडर करनी रहेगी। द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स फॉर परचेज ऑन 31st October 22 इज ₹15,000, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि हमें ओपनिंग बैलेंस 110/22 का दिया है और हमारा ट्रांजैक्शन है वो अक्टूबर मंथ का है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है 15,000 एंड द पेमेंट्स मेड टू क्रेडिटर्स ऑन October 22 अमाउंट टू ₹1,05,000। पेमेंट इतना किया है, पेमेंट की एंट्री क्या होती है, कैश, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो मतलब कि ये जो है ये पेमेंट है ये भी डेबिट साइड पर ही लिखना है और क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट साइड पर लिखेंगे, तो डिफरेंशियल अमाउंट होगी वो परचेज होगी जो हमने आगे के क्वेश्चन में किया था, राइट। ये दोनों चीज वो लोग सीधा अकाउंट में दे सकते थे बट नहीं दिया, थोड़ा सा मस्ती मतलब। द फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी एज ऑन 31st October 22 इज ₹60,000, ये भी क्लोजिंग बैलेंस है, राइट। फिनिश्ड गुड्स की आगे के क्वेश्चन में वो ऑलरेडी हमें लेजर में दिया था बट यहाँ पर एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा ये। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ वाज ₹195, कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल किया है 195 का, तो ये फिनिश गुड्स में से सीओजीएस में ट्रांसफर होगा और सीओजीएस में एट द एंड कॉस्टिंग पीएनएल में या फिर सीओएस में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इतने का सेल किया गया है, इसकी एंट्री क्या होती है, सीओजीएस अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। On 31st October 22, there was only one unfinished job in the factory. The cost record shows that ₹3,000, 1,200 direct labor hours of direct labor cost and ₹6,000 direct material cost has been charged. यहाँ पर हमें एक ही क्लोजिंग इन्वेंटरी बताया गया है कि एक ही जॉब बाकी है जिसमें ₹3,000 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, जिसमें 1,200 डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज की गई है। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट लेबर आवर रेट मिल सकता है कि भाई ₹3,000 और 1,200 आवर्स के लिए काम किया है, तो 3,000 डिवाइड बाय 1,200, तो यहाँ पर डायरेक्ट लेबर आवर्स रेट कितना है, ₹2.5, 3,000 डिवाइड बाय 1,200 और ₹6,000 जो है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है और बाकी का ओवरहेड्स होगा। और ओवरहेड्स कैसे रिकवर करेंगे, तो यहाँ पर जो हमने आगे कैलकुलेट किया था ₹1.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर, मतलब कि ये जो 1,200 इंटू 1.5 करेंगे तो हमें ओवरहेड मिल जाएगा एंडिंग इन्वेंटरी का, क्लोजिंग इन्वेंटरी का। देन अ टोटल ऑफ 28,200 डायरेक्ट लेबर आवर्स वर वर्कड ऑन October 22। ऑल फैक्ट्री वर्कर्स अर्न सेम रेट ऑफ पे। यहाँ पर टोटल आवर्स कितना काम किया है, 28,200 जो WIP में चार्ज किया होगा और बोला है बताया है कि सभी को सेम रेट ऑफ पे मिलता है, मतलब कि उन सभी को ₹2.5 पर आवर ही पे किया जाएगा जो हमें यहाँ से मिला, राइट। एंड ऑल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड इन October 22 हैव बीन पोस्टेड। जितना भी फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्चुअल में इनकर किया है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया। उसका मतलब कि ये जो डेबिट है ना, हमें टोटल ऑफ डेबिट्स दिया है 45,000, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो किया है, सब कुछ डेबिट कर दिया है, राइट। चलिए, तो डेबिट मतलब कुछ नहीं होगा। इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है और इसमें से हमें कुछ कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है, वो हम बाद में देखेंगे। हम सिर्फ ये जो अकाउंट्स है उसे क्लोज कर देंगे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। हाँ, डेफिनेटली आपको आंसर कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, ये जो 7 इंफॉर्मेशन लिखी है वो लिख देना चाहिए और थोड़ी सी स्पेस लिख देनी चाहिए कि इसकी अमाउंट क्या है। 1 लाइन छोड़ सकते हैं या फिर उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे।
फिर क्या करेंगे हम, ये सारे के सारे जो अकाउंट्स है वो वर्किंग नोट में बनाएंगे और फिर वो जो वर्किंग नोट है उसका रेफरेंस देते जाएंगे जहां पर भी वो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। यहाँ पर आपको लेजर कंप्लीट करने के लिए नहीं बोला है, कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए बोला है। आप वो लेजर बनाए बिना अलग तरीके से भी कर सकते हैं, बट वो डिफिकल्ट हो सकता है। इट इज एडवाइजेबल कि आप ये लेजर कंप्लीट करते हैं। लेजर कंप्लीट कर देंगे तो आपको सारा का सारा आंसर मिल ही जाएगा, कुछ गलती भी नहीं होगी वहां पर, राइट। कंफ्यूज भी नहीं होंगे, टाइम भी बचेगा। तो ये सारे के सारी जितनी इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में वो हम बनाते हैं। सबसे पहले था स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। उसमें हमें क्या दिया है कि भाई ओपनिंग बैलेंस कितनी है 54,000, डेबिट ही होगी वो। फिर दिया है वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट जिसमें भी ओपनिंग बैलेंस है 6,000 रुपीज। फिर दिया है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, उसमें भी ओपनिंग बैलेंस है 75,000। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट का टोटल दिया है 45,000। अब वो तो क्रेडिट का भी टोटल ज्यादा हो सकता है इसीलिए वैसे नहीं लिख सकते, बट 45,000 आएंगे वो हमें कंसिडर करना है, याद रखना होगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड अकाउंट मतलब कि एब्जॉर्ब कितना किया उसका अकाउंट है, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड अकाउंट है वो एडिशनली बनाया है, बाकी हम सीधा भी फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट में से कंसिडर कर सकते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो फिनिश गुड्स में से ट्रांसफर किया जाता है जनरली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में और फिर सेल किया जाता है। और फिर लास्ट में है क्रेडिटर्स, उसकी भी ओपनिंग बैलेंस है 30,000 और क्रेडिटर्स की ओपनिंग बैलेंस होती है वो क्रेडिट होती है। चलिए देन, तो इस तरीके से हमें इतनी इंफॉर्मेशन लेजर्स के बारे में है। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन कंसीडर करते हैं। सबसे पहले जो थी उसमें से हमें ओवरहेड रिकवरी रेट मिला, ये आपको वर्किंग नोट में ही दिखाना रहेगा। फिर सेकंड है एडजस्टमेंट, राइट। उसमें हमें क्या बोला है कि भाई बैलेंस इन अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स एज ऑन 31 अक्टूबर है वो 15,000 है, मतलब कि वो क्लोजिंग बैलेंस दिया है क्रेडिटर्स का, यहां पर हम लिख देते हैं 15,000। और फिर हमें बताया है कि भाई क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है ड्यूरिंग द मंथ 1,05,000 का, तो उसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, तो यहां पर होगा कैश एंड बैंक से। यहां पर भी क्रेडिटर्स अकाउंट आपको ओपनिंग बैलेंस में दे रखे थे तो उसका मतलब इंटीग्रेटेड सिस्टम हो जाएगा, राइट। चलिए फिर सेकंड एडजस्टमेंट हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एज ऑन 31 अक्टूबर 66,000, ये फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा। तो फिनिश गुड्स अकाउंट जो है सी, यहाँ पर देखिए क्रेडिटर्स में हमने ये दो चीजें लिखी बट इसकी कोई दूसरी इंपैक्ट नहीं आएगी, बैलेंस की कोई इंपैक्ट नहीं होती है और कैश एंड बैंक अकाउंट हमने बनाया नहीं है तो उसकी इंपैक्ट नहीं आएगी। फिनिश गुड्स में हमें बताया कि भाई क्लोजिंग बैलेंस है 66,000, तो ये हमने लिख दिया, ये क्रेडिट साइड पर आएगा, राइट। डेबिट बैलेंस होती है इसीलिए, तो थर्ड एडजस्टमेंट हो गया। फोर्थ है द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ वाज ₹195, 1,95,000 का अपना कॉस्ट, 1,95,000 के कॉस्ट के गुड्स अपने सेल किए, तो उसकी एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, तो यहां पर आएगा COGS अमाउंट 1,95,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा फिनिश गुड्स 1,95,000। फिर हमें दिया है कि भाई 31 अक्टूबर को अनफिनिश्ड जॉब थी जिसमें 3,000 रुपीज डायरेक्ट लेबर के थे, जिसमें 1,200 डायरेक्ट लेबर आवर्स थी और 6,000 रुपीज का मटेरियल था, तो ये WIP में आएगा। क्लोजिंग बैलेंस होगी WIP की, जिसमें मटेरियल हमें कितना बोला है 6,000 का है,
लेबर कितना बोला है, लेबर या वेजेस जो भी बोलो, 3000 का वो ऑलरेडी दे दिया है। और ओवरहेड्स, ओवरहेड्स हमें डायरेक्टली नहीं दिया है बट 1200 डायरेक्ट लेबर आ रहा है, और हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया कि भाई ओवरहेड रिकवरी रेट कितना है 1.5 रुपीज, तो 1200 इंटू 1.5 करेंगे तो हो जाएगा 1800। तो टोटल हमारी जो इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी 10,800, राइट, 63 प्लस 1800। चलिए, फिर हमें बोला गया है कि भाई टोटल 28,200 लेबर आवर्स ने काम किया और सभी का रेट सेम है, तो 2.5 रुपीज ही होगा। तो ये चार्ज किया गया है, तो वेजेस जो है वो WIP में ट्रांसफर किए होंगे। वेजेस कंट्रोल अकाउंट 28,200 आवर्स इंटू रुपीज 2.5 पर आवर, 28,200 ये ना, हाँ, सो 28,200 इंटू 2.5 हो जाएगा 70,500 रुपीज। फिर बताया है कि भाई ओवरहेड्स जो है रिकवरी रेट इनकर पूरा का पूरा कर दिया है। ओवरहेड्स भी हम इनकर कर सकते हैं, एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। कैसे? ये 28,200 के हिसाब से। सी वेजेस कंट्रोल अकाउंट भी हमने नहीं बनाया तो उसकी भी दूसरी इंपैक्ट नहीं होगी, बट यहाँ पर ओवरहेड्स है वो कैसे होगा 28,200 आवर्स इंटू रुपीज 1.5, जो 1.5 हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया, मतलब आगे ही कैलकुलेट कर लिया था, तो वो हो जाएगा 42,300 रुपीज। ये हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड में ट्रांसफर करने होंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स में से। तो यहाँ पर हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड अकाउंट 42,300, और यहाँ पर आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट 42,300। ये सिर्फ टाइम पास के लिए ही एक्चुअली दिया है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड में से कहाँ पर जाएगा WIP अकाउंट में 42,300। तो ये पूरा का पूरा अप्लाई कर दिया ऐसा, राइट। चलिए, मतलब कि एक एडिशनल अकाउंट बनाया है, बाकी इसकी कुछ इंपैक्ट नहीं होती है ओवरऑल एंट्रीज ये इफेक्ट में, राइट। चलिए, पर अगर आपको सारे के सारे लेजर्स बनाने के लिए बोले तो ये आपको करना जरूरी है, बाकी वर्किंग नोट में आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन बोली है, बाकी आपको कुछ करना जरूरी नहीं है। और यहाँ पर हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल ऑफ डेबिट दिया हुआ था, तो वो और बोला है कि भाई सब कुछ इनकर कर दिया है, तो यहाँ पर जो 45,000 है वही टोटल आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल डेफिनेटली उनसे कम है। तो यहाँ पर कैश एंड बैंक में या फिर उन्होंने जो भी क्रेडिटर है उसमें किया होगा 45,000 का एक्सपेंस। तो यहाँ पर 45,000 और 42,300 का डिफरेंस आ रहा है, वो कितना हो जाएगा 2,700 हो जाएगा। और ये जो डिफरेंस है वो अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब, आपने इनकर किया 45,000 और एब्जॉर्ब किया 42,300, मतलब कि ये अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स है जो कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है। समझ में आ रहा है? चलिए, अब सारे की सारी इंफॉर्मेशन हमने कंसिडर कर ली है, अब हमें अकाउंट्स क्लोज करने हैं। SLC अभी नहीं हो पाएगा। अब देखिए WIP में जो चीज है, राइट, हमने सब कुछ लिख लिया, बट यहाँ पर वो भी अभी क्लोज नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी मटेरियल भी नहीं पता है और फिनिश गुड्स में कितना ट्रांसफर किया वो भी नहीं पता है। फिनिश गुड्स में देखते हैं 75,000 ओपनिंग है, 195 सेल किया है, 66 की क्लोजिंग है। तो यहाँ पर हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या होगा, उतना फिनिश गुड्स इस पीरियड में बना होगा, तो वो WIP में से ट्रांसफर किया होगा। एंट्री होगी फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट। तो इसका डिफरेंस देखते हैं 195 प्लस 66, उसमें से माइनस करेंगे 75, तो हो जाएगा 1,86,000 और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा WIP में फिनिश गुड्स 1,86,000। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं और भी कोई अकाउंट हो, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो डन हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड भी डन हो गया। COGS जो है उसमें से हम COS में ट्रांसफर करेंगे 195, तो ये भी क्लोज हो जाएगा। COGS में सब सीधा ही कॉस्टिंग पैनल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट है, अब इसमें डिफरेंस आएगा 1,05,000 डेबिट साइड का टोटल है, राइट, और 15,000 क्लोजिंग बैलेंस है, उसमें से 30 ओपनिंग है, तो 90,000 है वो परचेस किया होगा, तो ये जाएगा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में और ये भी क्लोज हो गया। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट है, उसमें परचेस की एंट्री जो आएगी, मतलब कि डेबिट साइड पर लिखेंगे क्रेडिटर्स 90,000, राइट, इतना हमें पता चला। अब हमारे दो ही अकाउंट बाकी है, SLC और WIP। WIP में और कुछ नहीं है, तो उसमें से हमें SLC में से कितना मटेरियल ट्रांसफर किया वो बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा 186 प्लस 10,800
माइनस 6000 तो 78,000 है उतना प्रोडक्शन में ट्रांसफर किया होगा, एंट्री की होगी WIP अकाउंट डेबिट टू SLC अकाउंट। तो SLC में क्रेडिट साइड पर आएगा WIP 78,000, राइट। अब SLC में और कुछ नहीं है तो जो रहेगा वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 54 प्लस 90 माइनस 78, तो 66,000 जो है वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इजी, राइट। तो यहाँ पर हमारे अकाउंट्स बन गए। अब हमारा मेन आंसर जो है वो हमें कंसिडर करना है। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछी है वो हम उसका वर्किंग नोट के साथ आप रेफरेंस लिख सकते हैं। मतलब कि आपको क्या करना चाहिए, इन सभी को वर्किंग नोट का रेफरेंस दे देना चाहिए। जैसे कि ये वर्किंग नोट 1, फिर ये 2, 3, तो आप आंसर लिखेंगे तो उस वर्किंग नोट का रेफरेंस दे सकते हैं, राइट। चलिए, मटेरियल परचेस ड्यूरिंग द अक्टूबर 22, कितना परचेस किया ये हमें लास्ट में से मिला 90,000 रुपीज का परचेस किया है, राइट। तो ये 90,000 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड इन अक्टूबर 22, कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो कंप्लीट हो गया। तो जो WIP में से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किया, जो हमें फिनिश गुड्स अकाउंट में डिफरेंशियल अमाउंट मिली थी, दैट इज 1,86,000। तो दूसरा जो है उसका आंसर आएगा 1,86,000। फिर है ओवरहेड्स अप्लाइड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कितना अप्लाई किया, मतलब कि जो WIP में ट्रांसफर किया, ओवरहेड्स अब्सॉर्ब किया, दैट इज 42,300। फिर बैलेंस ऑफ WIP अकाउंट, कितनी क्लोजिंग बैलेंस मिली, तो वो हमें मिला है 10,800, हाँ 10,800 रुपीज। फिर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम किया, मतलब कि जो WIP का डिफरेंशियल अमाउंट 78,000 वो हमने कंज्यूम किया है, WIP में ट्रांसफर किया है 78,000। बैलेंस ऑफ स्टोर ट्रेजर कंट्रोल अकाउंट SLC की कितनी बैलेंस मिली, 66,000। और ओवर एब्जॉर्ब्ड और अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, यहां पर हमें क्या मिला था, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स 2700। सी आपको ये भी मेंशन करना है कि अंडर है या ओवर है, 2700 अंडर एब्जॉर्ब्ड। क्लियर? इसमें कोई डाउट? इजी है, इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, राइट। तो ये अच्छे से कीजिएगा। मेन आंसर आपको पहले ये 7 पॉइंट्स लिख लीजिए और इसका आंसर की जगह छोड़ दीजिए और फिर सारे के सारे अकाउंट्स बना लीजिए वर्किंग नोट के हिसाब से, और बाकी जो कैलकुलेशन करते हैं वो भी वर्किंग नोट में दिखाइए, और फिर ये सारे आंसर लिखते जाइए और वर्किंग नोट का रेफरेंस देते जाइए। आपका अच्छा आंसर हो जाएगा और इसमें गलती होने के चांसेस भी कम रहेंगे। अगर आप ये एक पॉइंट जो यहाँ पर जिस तरीके से आंसर दिए है वैसे करेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस है, वो शायद फटाफट हो जाएगा बट उसमें गलती होने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट कंसिडर किया जो गलती आपको कर सकते हैं, राइट। इसीलिए थोड़ी सी शॉर्टकट से बेटर है कि आप अच्छे से कीजिए बट सही कीजिए, क्योंकि पूरे के पूरे नंबर, पूरे के पूरे मार्क्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से उन्होंने आंसर अलग अलग जो क्वेश्चन पूछे है उतना ही उस तरीके से कैलकुलेट किया है, बट ये इजी वे है मेरे हिसाब से। क्लियर? डन? चलिए, तो ये था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। तो ये पार्ट हम यहाँ तक रखते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसमें इंटीग्रेटेड सिस्टम और इलस्ट्रेशन 3, 4 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 एंड 3 कवर अप किए हैं। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम रिकंसिलिएशन और बाकी के क्वेश्चंस जो है वो कवर अप करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द सेम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और क्लैरिफिकेशन, और आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। अगर आप एक हफ्ते के अंदर, ये जो अपलोड होगा उसके एक हफ्ते के अंदर देखते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हाइप भी कीजिए, तो ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सकता है। थैंक यू सो मच।